मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड। तो बेसिकली हमारे पास कितने तरह के मेजर्स हैं। जो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा कि एक्सेस डिमांड होती किस लिए है और डेफिशिएंट डिमांड होती कैसे है। हमने पढ़ा जब डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर चली जाती है, दैट इज नोन एज एक्सेस डिमांड। जब इक्विलिब्रियम लेवल मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे आ जाती है, दैट इज नोन एज डेफिशिएंट डिमांड। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके रीजंस पढ़े, भाई एक्सेस डिमांड क्यों होती है। जब गवर्नमेंट टैक्सेस को गिरा देती है तो लोगों की इनकम बढ़ जाती है, एमपीसी बढ़ जाए, किसी भी रीजन से लोगों की इनकम बढ़ती है, लोगों का खर्चा बढ़ता है, डिमांड बढ़ जाती है। किसी भी रीजन से लोगों की खर्चा कम होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होता है या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम होता है, तो डिमांड गिर जाती है। अब जब डिमांड बढ़ गई या डिमांड घट गई, उसको ठीक कैसे किया जाए, ये मेन मुद्दा उठता है। तो हम ये बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं, मैं 3 टॉपिक्स को बड़ा कॉम्पैक्ट करके छोटा करके पढ़ाऊंगा ताकि जल्दी हो जाए। बुक में तो पूरी डिटेल में है, हम छोटे से पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम में पूरी डिटेल में लिखना है, समझाने के लिए वो है। टोटल बेसिकली यहाँ पे 2 तरह के मेजर्स होते हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो। गवर्नमेंट क्या करती है, 2 तरीके से कर सकती है। एक है हमारी फिजिकल पॉलिसी, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। एक तो है फिजिकल पॉलिसी, या तो हम फिजिकल पॉलिसी से ठीक करें इसको, या हमारे पास आता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। अब फिजिकल पॉलिसी मतलब जो गवर्नमेंट करेगी, इसमें कौन पार्ट लेता है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये कौन करता है, बाय आपका जो सेंट्रल बैंक है, जैसे आरबीआई फॉर एग्जांपल इन इंडिया, आरबीआई। आप अपने इकोनॉमिक्स को ना खाली इंडिया लेके मत सोचा करो कि हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो आरबीआई क्यों नहीं लिख रहे, सेंट्रल बैंक। हम सारे देश के बारे में, सारे वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, हर देश में ऐसे ही होता है, और खासकर इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ते हैं। अब जब या तो एक्सेस डिमांड हुई या डेफिशिएंट डिमांड हुई, गवर्नमेंट ठीक कैसे करे। गवर्नमेंट क्या करती है, 2 काम करती है। क्या करती है, 2 काम। अपनी स्पेंडिंग में चेंज कर जाती है, चेंज इन गवर्नमेंट, और ये आपको बनाना है क्योंकि बुक में अलग तरीके से बना है। गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बदल देती है। अब चेंज की बात क्या होती है, चेंज तो सर 2 तरह से होता है, या तो इंक्रीज या डिक्रीज। तो हम वो दोनों ही केसेस पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सेस एंड डेफिशिएंट। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं दोनों का, बोथ केसेस बता रहा हूं कि गवर्नमेंट इन दोनों केसेस में क्या कर सकती है। तो गवर्नमेंट या तो अपनी स्पेंडिंग को चेंज करेगी या टैक्सेस को चेंज करेगी। ठीक है, टैक्सेस को, क्योंकि हमने पढ़ा था एक्सेस डिमांड क्यों होता है, टैक्स कम हो गए, लोगों के पास पैसा बच गया, खर्चा करना शुरू कर दिया। डेफिशिएंट डिमांड क्यों होती है, टैक्स बढ़ गए, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया था तो लोगों के पास से पैसा गवर्नमेंट पे चला गया, लोगों के पास पैसा कम हो गया तो खर्चा भी कम हो गया। तो टैक्सेस गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट जब चाहे बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी होती है सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक के हमने फंक्शंस 2 तरह के पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 6 दैट इज नोन एज बैंकिंग, यहां पे पढ़े हुए हैं। अब जिन बच्चों को वो चैप्टर अच्छे से याद है वो तो पढ़ते रहो, क्योंकि अभी रिसेंटली एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं तो आप लोग, और जिनको नहीं याद, बहुत दिन हो गए, यहीं पे वीडियो रोक दो, बिल्कुल यहीं पे रोक दो, पहले उस चैप्टर में जाओ, सारे सेंट्रल बैंक के, किसके, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस ढंग से पढ़ो, समझो, या जो मेरी वीडियो है बैंकिंग वाली उसमें सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हैं उसको ढंग से समझो, फिर वापस आओ, तो ये समझ आएगा, वरना आएगा नहीं। और जो सोचेंगे सर ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, यहीं पे समझ लेंगे, तो यहाँ पे आधी बात तो समझ आ जाएगी, आधी बात नहीं आएगी। तो पहले वो वीडियो देखो, फिर ये वीडियो देखो। अब इसमें भी 2 तरह के फंक्शंस, इंस्ट्रूमेंट्स, सेंट्रल बैंक 2 तरीके से एक्ट करता है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। और ये क्या होते हैं,
क्योंकि एग्जाम में ना इसका एमसीक्यू आ जाएगा, क्वालिटेटिव कौन से हैं, क्वांटिटेटिव कौन से हैं। तो इसके अंदर आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सबसे पहले बैंक रेट। व्हाट इज बैंक रेट, उस वीडियो में देख लेना, मैं थोड़ा सा बता दूंगा। जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, सेंट्रल बैंक बहुत सारे कमर्शियल बैंक को लोन देता है लॉन्ग टर्म पे, उसे बोलता है बैंक रेट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है। फिर आता है रेपो रेट, ये भी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। फिर आता है आपका सिक्योरिटीज, फिर आता है आपका LRR। व्हाट इज LRR, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो। जो रेशियो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है कैश का, मान लो मैंने 1000 रुपये जमा कराया तो वो 20% अगर LRR चल रहा है तो वो 20 रुपये अपने पास रखेगा, सॉरी 200 रुपये अपने पास रखेगा, 800 रुपये का लोन दे देगा। तो ये LRR कौन फिक्स करता है, ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक। ये सब कुछ हम बैंकिंग पढ़ चुके हैं, तो अगर वो आता है तो ये आएगा, वरना नहीं आएगा। और कौन से, अच्छा मैंने ना उल्टा लिख दिया, गलती होगी, इट इज क्वांटिटेटिव, क्योंकि ये तो पैसों का है ना, सब पैसों से रिलेटेड है। ये है क्वालिटेटिव, ठीक है। अब ऐसे कौन से हैं जो पैसों से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी मार्केट को हिला देते हैं, दैट आर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। थोड़ा थोड़ा बता दूंगा मैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, आपने प्रॉपर्टी रखी लोन के, लोन लेना है आपने प्रॉपर्टी रखी 10 लाख की, लेकिन लोन आपको मिलेगा 7 लाख तक का, मैक्सिमम 7 लाख तक का। ये बीच का जो 3 लाख है मार्जिन है। तो अगर गवर्नमेंट मार्जिन बढ़ा देती है, मान लो अब 10 लाख की प्रॉपर्टी पे मार्जिन बढ़ा दिया तो आपको सिर्फ 5 लाख का लोन मिलेगा। पहले मार्जिन था, पहले 3 लाख का था, अब 5 लाख का हो गया। 10 लाख की प्रॉपर्टी पे आपको कितने का लोन मिलेगा, 5 लाख का। तो मार्जिन गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, और सॉरी सेंट्रल बैंक ने बढ़ा दिया। इसका क्या मतलब, लोग लोन कम लेंगे। कम क्यों लेंगे, क्योंकि 10 लाख की प्रॉपर्टी 5 लाख का लोन मिल रहा है सिर्फ, तो लोग लोन कम लेंगे। गवर्नमेंट इससे इन्फ्लेशन को घटाती है, लोगों के पास से पैसा कम हो जाता है। और अगर गवर्नमेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देती है, सिर्फ 2 लाख का मार्जिन रखे और आपको 10 लाख के बदले 8 लाख का लोन दे रही है, तो इससे क्या होता है, लोग लोन ज़्यादा लेंगे, मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, डिमांड ऊपर हो जाएगी। तो डेफिशिएंट डिमांड में हम ऐसे पढ़ेंगे, तो मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। एडवाइस टू डिस्करेज लैंडिंग है, ठीक है, लैंडिंग लिख सकते हैं, लैंडिंग एडवाइस। सेंट्रल बैंक लोगों को एडवाइस दे सकता है कि पैसा लो, लैंडिंग की एडवाइस दे सकता है या ले सकता है, मतलब कि लैंडिंग को इंकरेज कर सकता है या डिस्करेज कर सकता है, वो डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है क्रेडिट राशनिंग। क्योंकि ना बुक में अलग तरीके से दिया है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है कई बार उसको अलग अपने लैंग्वेज में बनाना। तो ये कुछ कुल मिला के सारे पॉइंट्स हैं। अगर आपका एमसीक्यू आएगा तो आपको इसी फ्लो चार्ट के अंदर से आंसर मिल जाएंगे। बुक में तो ऑलरेडी मार्क होगा ही, जो आप बुक में से भी पढ़ेंगे और ये फ्लो चार्ट को भी कॉपी के अंदर बनाएंगे। अभी मत बनाना, अभी मैं इसमें कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, या ये भी बना लो। टोटल बेसिकली हमारे पास 3 फ्लो चार्ट है, ये पहला बनाया है और इसी के अंदर मैं 2 और बना दूंगा चेंजेस कर करके। अब क्या मेजर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं एक्सेस डिमांड और एफिशिएंट डिमांड, पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा के या खर्चा घटा के डिमांड को ठीक कर सकती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट खर्चा बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट पैसे खर्च करेगी, वो पैसे कहाँ आएंगे, मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट खर्चा घटाएगी तो मार्केट में पैसा कम आएगा, डिमांड घट जाएगी। अब ये हमने देखना है कि एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट क्या करती है और डेफिशिएंट में क्या करती है। चेंज इन टैक्सेस, टैक्सेस को बढ़ाना या कम करना, हम दोनों पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बैंक रेट, रेपो रेट, ये मैंने साथ साथ आपको बता दिए। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। अगर खाली एक्सेस डिमांड हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी। यहाँ मैंने डेफिशिएंट मिटा दिया। एक्सेस डिमांड, अब डिमांड क्या है, ज़्यादा, जितनी हमको डिमांड चाहिए, डिमांड उससे ज़्यादा आ रही थी, AD1 पे आ रही थी, ये गैप है, ठीक है। अब खुद सोच के बताओ, डिमांड को वापस नीचे लेके आना चाहते हैं हम। एक्सेस डिमांड है मार्केट में, ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल है, क्योंकि यहाँ से आपका सप्लाई कर्व पास हो रहा था,
ठीक है ना, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो हम यहाँ पे हैं अभी एफ पे, हम आना चाहते हैं ई पे। तो गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट अपना खर्चा क्या करेगी, कम करेगी। तो मैं चेंज को हटा के डिक्रीज लिख देता हूं। गवर्नमेंट क्या करेगी, डिमांड ज्यादा है, अपना खर्चा कम कर देगी। जब इससे होगा क्या, जब गवर्नमेंट खर्चा करना बंद कर देगी, पुल बनाने बंद कर देगी, बिल्डिंग्स बनाना बंद कर देगी, कुछ जो भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे करते हैं कुछ उसको कम कर देगी। खत्म नहीं कर सकती बट डिक्रीज कर सकती है। जब गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी, तो जब गवर्नमेंट खर्चा करती थी पहले तो पैसा मार्केट में आता था, अब जब गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी तो पैसा मार्केट में नहीं आएगा। मार्केट में आता है मतलब लोगों के जेब में आता है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी खरीदेगी, किसी दुकानदार से खरीदेगी, किसी फैक्ट्री से खरीदेगी, उस फैक्ट्री वाले की जेब में आएगा, उसकी लेबर की जेब में आएगा, वो फैक्ट्री वाला फिर आगे खरीदेगा। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, सर्कुलर फ्लो चलता है। तो जब गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी तो गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, मार्केट में खर्चे के रूप में नहीं आएगा। जब मार्केट में नहीं आएगा तो लोगों की जेब में भी नहीं आएगा। लोगों की जेब में जब पैसा नहीं आएगा या कम आएगा तो अपने आप लोगों की डिमांड घट जाएगी। हम एक्सेस डिमांड पे हैं, हमको नीचे आना है, अपने आप हम नीचे आ जाएंगे, तो गवर्नमेंट खर्चा कम कर देगी। सेकेंड है जी, टैक्सेस क्या करेगी गवर्नमेंट, टैक्सेस को गवर्नमेंट इंक्रीज कर देगी। क्योंकि हमने जब एक्सेस डिमांड के रीजंस पढ़े थे, उस रीजंस के अंदर हमने पढ़ा था डिक्रीज इन टैक्सेस, कि गवर्नमेंट ने टैक्स घटाए। मतलब अगर मेरी 10 रुपए इनकम है तो गवर्नमेंट को मैं टैक्स दे रहा हूं 3 रुपए और मेरे पास बचते हैं 7 रुपए खर्चा करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने जब टैक्स घटाए थे, गवर्नमेंट ने टैक्स कर दिया 1 रुपया, मेरे पास कितना बचा 9 रुपए, मेरा खर्चा बढ़ गया, मेरी डिमांड बढ़ गई। अब हम कह रहे हैं इंक्रीज, गवर्नमेंट टैक्स को वापस इंक्रीज कर दे, 1 रुपए से वापस से इसको 4 रुपए लेके आए, या 4 रुपए लेके आ जाएगी तो मेरी जेब में कितने बचे 6। अब मेरी इनकम कम हो गई, इसको इनकम नहीं कहते, इनकम इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। क्यों, क्योंकि ये इनकम रेडी थी खर्चा करने के लिए, ये मेरी टोटल इनकम थी, इसमें से टैक्स घट गया, डिस्पोजेबल इनकम। क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको एमसीक्यू में आती हैं, आपको पता होनी चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। गवर्नमेंट के टैक्स 1 रुपया था, मेरे पास बचता था 9 रुपए, गवर्नमेंट ने टैक्स क्या कर दिया, बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा के कर दिया 4 रुपए, मेरे पास बचा 6 रुपया। जब पैसे पहले 9 रुपए बचते थे खर्चा करने को, अब बचते ही 6 रुपए, तो खर्चा कम करूंगा। जब मैं खर्चा कम करूंगा तो डिमांड अपने आप नीचे हो जाएगी। ठीक है, तो ये खुद सोचना है। एक्सेस डिमांड का रीजन था डिक्रीज इन टैक्स, मैंने टिक भी मारा था उस वीडियो में, और इसका ठीक करने का है कि टैक्स बढ़ा दो, सिंपल सी बात। उसका रीजन था इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देगी। ठीक है, आगे आते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स पे। अब गवर्नमेंट को मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई कम करनी, मार्केट में पैसा कम करना है सेंट्रल बैंक को। बैंक रेट को क्या करेगी, बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। क्यों, ये वो रेट है जिससे सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक को। सेंट्रल बैंक लोन देता है, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, मतलब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को अगर 6% पे लोन दे रहा था, अब वो कितने परसेंट पे देगा, बढ़ा देगा, तो मतलब 9% कर देगा। जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक का रेट बढ़ा देगा लोन का, तो कमर्शियल बैंक भी तो आगे वही पैसा लोन पे देगा। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है 9% पे, तो कमर्शियल बैंक हाउस होल्ड्स को या पब्लिक को लोन देगा ऑब्वियसली 13% पे, 4% कमाएगा। पहले ये था 6 और ये था 9। अब सेंट्रल बैंक ने इंक्रीज कर दिया, जब ये लोन इंक्रीज होगा, ये 9 कर दिया और ये गवर्नमेंट ने कमर्शियल बैंक ने 13% कर दिया। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का बढ़ जाएगा, हम लोन लेना कम कर देंगे। बैंक रेट मतलब लोन का रेट बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो हम लोन लेना कम कर देंगे। लोन लेना कम कर देंगे तो लोन का पैसा कम आएगा मेरे पास कम आएगा तो मार्केट में भी कम आएगा, तो डिमांड, मेरे खर्चे कम हो जाएंगे। लोन नहीं लिया तो खर्चा नहीं किया, लोन लेके खर्चा ही तो करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी,
भाई मैंने लोन लेके मशीन खरीदनी थी, मैंने लोन लेके घर खरीदना था, मैंने लोन लेके गाड़ी खरीदनी थी, मैंने लोन लेके फैक्ट्री डालनी थी, लोन हो गए महंगे, मैं वेट करूंगा कि सस्ते कब होंगे, मैं लोन को अभी थोड़े दिन के लिए टाल दूंगा। जब मैंने लोन नहीं ले रहा तो मैं खर्चा भी नहीं कर रहा, ना कंजम्पशन का ना इन्वेस्टमेंट का, तो डिमांड घट गई। इसी तरह से रेपो रेट भी वही होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए हमने उस चैप्टर में पढ़ा है। तो अगर सेंट्रल बैंक ये लोन का रेट बढ़ा देगी तो कमर्शियल बैंक भी लोन का रेट बढ़ा देगी, तो हमको लोन महंगे रेट में मिलेगा, हम लोन लेने के लिए मना कर देंगे। ठीक है जी, आगे करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी कहते हैं, और सेल ऑफ सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट क्या कर देगी, सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट सेल करेगी, सेंट्रल बैंक ठीक है। ये सिक्योरिटीज कहां पड़ी होती हैं, इसको सेल लिख लो। ये सिक्योरिटीज कहां पड़ी होती है, यहां पे। ठीक है, अब गवर्नमेंट बोलेगी गवर्नमेंट बीच में मुंह से निकल, सेंट्रल बैंक बोलेगा कमर्शियल बैंक को और लोगों को कि हमसे सिक्योरिटी खरीद लो। जब ये सिक्योरिटी बेचेगा तो ये सिक्योरिटी कहां जाएगी, कमर्शियल बैंक के पास, फिर कहां जाएगी, पब्लिक के पास। तो जब सिक्योरिटी यहां से उठ के यहां आ गई और यहां से उठ के यहां आ गई, वापस बदले में क्या आएगा, मनी आएगा, मनी ट्रांसफर हो रहा है। तो जब सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटी बेचना शुरू करेगा तो मार्केट का पैसा सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा, सारा का सारा मनी कहाँ आ गया, सेंट्रल बैंक के पास। ये मैंने उसमें भी समझाया था। तो सिक्योरिटी बेचने से सारा पैसा यहाँ पे आ जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा, और लोगों के पास पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोगों के पास पैसा कम होगा तो खर्चे, इन्वेस्टमेंट कम होगी, डिमांड कम होगी। तो ये सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी बेचना शुरू करता है। व्हाट इज LRR? LRR वो रेशियो है जो कमर्शियल बैंक देता है, अपने पास रखता है। मान लो उसके पास डिपॉजिट, में दोबारा से समझा रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन डिटेल आपको उस वीडियो में ही मिलेगी और उस चैप्टर में ही मिलेगी। मान लो कमर्शियल बैंक के पास 1000 रुपये डिपॉजिट हुआ, तो इसमें से 800 रुपये तो वो लोगों को लोन देता है और 200 रुपये अपने पास रिजर्व रखता है, कैश में, कैश रखेगा, अपने पास रखेगा। तो ये जो 200 है ये होता है LRR, और ये कौन डिसाइड करता है, ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक। अब LRR को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बोलेगी भैया LRR बढ़ गया, मतलब आपको अपने पास, कमर्शियल बैंक को अपने ब्रांच में अब 200 की जगह 400 रखने हैं। तो जब 1000 रुपये डिपॉजिट हुआ, पहले 200 रुपये रखता था, 800 रुपये लोन देता था। जब अब 400 रुपये रखेगा, इंक्रीज इन LRR का मतलब अब 400 रुपये रखेगा, तो लोन कितने का देगा, 600 रुपये का देगा। तो मतलब जब लोन मार्केट में देना होता है वही तो अपनी डिमांड को बढ़ाता है। तो लोन वो दे रहा है 600 रुपये का सिर्फ, तो उससे हुआ क्या, लोन कितने का दे रहा है, पहले 800 का दे रहा था, 600 का। लोन कम बांटेगा, जो लोग लोन लेने के आएंगे, कईयों को देगा, कईयों को नहीं देगा। तो जब मार्केट में लोन कम बांटेगा तो मार्केट में पैसा भी कम आएगा, जब मार्केट में पैसा कम आएगा तो डिमांड भी अपने आप कम हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, या तो रट्टा मारो या समझ के करो। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक्सेस डिमांड कर रहे हैं। नाउ कम्स मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी पे आपको लोन मिलता है 7 लाख का, तो 3 लाख रुपए क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये सेंट्रल बैंक फिक्स करता है कि भाई कितने की प्रॉपर्टी पे कितने का लोन मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि 10 लाख की प्रॉपर्टी 10 लाख का लोन मिल जाए, कुछ कम का मिलता है। आप 10 लाख की प्रॉपर्टी या घर खरीदोगे, उसके पेपर्स सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक में रखोगे, बैंक आपको फ्री में लोन नहीं देता, जितने की प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हो उसके बदले लोन देगा। गोल्ड, प्रॉपर्टी, गाड़ी का लोन लोगे, स्कूटर बाइक का लोन लोगे, तो उसके पेपर्स गवर्नमेंट के पास, बैंक के पास ही रहते हैं। जब आप लोन पूरा चुका देते हो फिर आपको पेपर्स वो वापस कर देता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि 10 लाख की चीज़ पे 7 लाख का लोन दे, 3 लाख रुपए मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा जी। क्यों, मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज करने से, ये 3 लाख का रिक्वायरमेंट थी, इसको बढ़ा के कर दिया 5 लाख का, बढ़ा दिया 5 लाख रुपए। अब 10 लाख की प्रॉपर्टी पे सिर्फ लोन कितना मिलेगा, 5। मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाने से
मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाने से लोन कम हो गया ना, और बढ़ा दो 6 लाख कर दो तो लोन कितने का देंगे? 4। जैसे जैसे बढ़ता रहेगा लोन। अब अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी आप गिरवी रखो, 4 लाख का सिर्फ लोन मिले, कहेगा हमको नहीं लेना भैया। जब हम लोन लेना बंद कर, इसको डिस्करेज लोन कहते हैं। जब लोन लेना बंद कर दोगे तो आपके पास पैसा कम आएगा, मार्केट में पैसा कम आएगा, डिमांड अपने आप घट जाएगी। ठीक है। अब लेंडिंग एडवाइस को बोला जाता है डिस्करेज लेंडिंग एडवाइस। गवर्नमेंट क्या करती है, सॉरी सेंट्रल बैंक क्या करती है? लेंडिंग की एडवाइस देती है। सेंट्रल बैंक एडवाइजेस रिक्वेस्ट टू परसुएड द कमर्शियल बैंक नॉट टू एडवांस क्रेडिट। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लेंडिंग एडवाइस देती है कि कब लोन खुला खुला दो और कब लोन टाइटली दो। इस टाइम पे ऑलरेडी मार्केट में एक्सेस डिमांड है, हमको इसको करेक्ट करना है, कंट्रोल करना है, तो डिस्करेज करेगी, लेंडिंग एडवाइस को मना कर देगी, भैया लोन देना बंद कर दो। सेंट्रल बैंक किसको बोलेगा? कमर्शियल बैंक को, भाई लोन देना बंद कर दो फालतू के। एक तो उसने लोन यहां महंगे कर दिए, लोन यहां महंगा कर दिया, यहां महंगा कर दिया, यहां महंगा कर दिया, हर जगह से लोन महंगे कर देती है और डायरेक्टली भी मना कर सकती है कि भैया लोन देने बंद कर दो। इसको लेंडिंग एडवाइस भी कहते हैं और इसको मॉरल सुएशन भी कहा जाता है। डायरेक्टली न्यूज में आया था कि कमर्शियल बैंक, सॉरी सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को लोन देने को मना कर दिया है। जब कमर्शियल बैंक लोन देने को बहुत कम, मतलब ज़रूरतमंदों को सिर्फ लोन देगा या बहुत कम लोगों को लोन देगा तो मार्केट में लोन कम गिरेगा, पैसा कम आएगा, डिमांड अपने आप ठीक हो जाएगी। लास्ट है दी क्रेडिट राशनिंग। अब राशनिंग क्या होता है? राशनिंग होता है सिर्फ गिने चुने बंदों को राशन देना या गिने चुने बंदों की हेल्प करना, ताकि गवर्नमेंट आगे आगे हेल्प करती है, ताकि चीज़ें महंगी हो चुकी है तो राशन शॉप पे राशन मिलता है। अब व्हाट इज क्रेडिट राशनिंग? क्रेडिट मतलब लोन, लोन की राशनिंग। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को मना कर दिया भैया लोन देने बंद कर दो, तो कमर्शियल बैंक भी लोन देने बंद कर देगा, लेकिन सिर्फ सिलेक्टिव लोगों को लोन दिया जाएगा, सिर्फ सिलेक्टिव लोग। इसको इंक्रीज कर देगा, मतलब इसको क्रेडिट राशनिंग कर देगा बेसिकली। इंट्रोड्यूस कह सकते हो। गवर्नमेंट का क्या कर सकती है? इंट्रोड्यूस कर सकती है क्रेडिट राशनिंग। क्यों? गवर्नमेंट कहेगी, सॉरी गवर्नमेंट मारा मुंह से निकल रहा है, सेंट्रल बैंक बोलेगी कमर्शियल बैंक को भैया सिर्फ उन लोगों को लोन दो जिनको जरूरत है, सिलेक्टिव बंदों को जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो वाकई में हमको फ़ायदा दे सकते हैं। फालतू के लोन देना बंद कर दो, रैशनिंग कर दो लोन में। अगर 50 लोगों ने या 100 लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया है, सिर्फ 5 या 6 या मैक्सिमम 10 लोगों का लोन आप अप्रूव करोगे, बाकी सबका रिजेक्ट कर दोगे। वो 10 लोग कौन होंगे? वो बहुत ज़रूरतमंद होंगे जिनके बगैर गुजारा नहीं चल रहा, उनका राशनिंग कर दो उस पर। तो ये दोनों पॉइंट्स मिलते जुलते हैं। इसमें डायरेक्टली मना कर दिया कि लोन मत दो, या राशनिंग कर सकती है कि खाली सिलेक्टिव लोगों को लोन दो। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसके थ्रू एक्सेस डिमांड को कम किया जा सकता है। अब आते हैं डेफिशिएंट डिमांड पे, कि मार्केट में डिमांड AD से AD1 पे है, AD1 पे है और इसको अब ठीक करना है, वापस ऊपर लेके आना है। डिमांड घटी हुई है, हमने इसको ठीक करके वापस ऊपर लेके आना है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और हम यहाँ F पे हैं, हमको वापस से ऊपर जाना है इक्विलिब्रियम पे। हम कहाँ पे हैं? AD1 पे। अब जो चीज़ें डिक्रीज एक्सेस डिमांड पे हुई थी उसका उल्टा किया जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड, मार्केट में डिमांड कम हो गई तो गवर्नमेंट चाहती है कि वापस डिमांड इक्विलिब्रियम पे आ जाए, डिमांड बढ़े। डिमांड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इंक्रीज इन स्पेंडिंग कर देगी, अपने स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देगी, मतलब बढ़ा देगी, खर्चा अपना बढ़ा देगी, तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा। जब मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा तो लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे। जब लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे तो होगा क्या भाई? गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग, खर्चे बढ़ा दिए, पुल बनाना शुरू कर दिए, रोड बनाने शुरू कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, हॉस्पिटल, स्कूल बनाने शुरू कर दिए। तो जब ये सब बनेगा तो मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट में पैसा आएगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, जब लोगों के जेब में पैसा आएगा तो लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरह से गवर्नमेंट टैक्सेस को डिक्रीज कर देगी। अब टैक्सेस को क्या कर देगी? डिक्रीज। क्यों भाई? 10 रुपए की इनकम होती थी, टैक्स दे रहे थे 3 रुपए या टैक्स दे रहे थे 4 रुपए,
और डिस्पोजेबल इनकम बचती थी आपके पास, खर्चा करने वाली इनकम 6 रुपये। टैक्सेस क्या कर दिए, घटा दिए मतलब टैक्सेस 1 रुपये कर दिया। तो पैसे कितने बच गए खर्चा करने के लिए, 9 रुपये। पहले 6 रुपये बचते थे खर्चा करने के लिए, अब 9 रुपये बच रहे हैं। खर्चा ज़्यादा करोगे, पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, खर्चा ज़्यादा करोगे, कमाई बढ़ गई, डिमांड बढ़ा दोगे आप। ठीक है, अब जल्दी जल्दी करेंगे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक रेट को डिक्रीज करेगी। बैंक रेट डिक्रीज मतलब वो रेट जिससे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है वो रेट घटा देगी। तो कमर्शियल बैंक हम लोगों को जो लोन देती है वो भी रेट घट जाएगा। भाई पीछे से सेंट्रल बैंक ने लोन का रेट घटाया तो कमर्शियल बैंक भी लोन का रेट घटा देगी। उससे क्या होगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं जो पहले लिखा था। और पब्लिक, सेंट्रल बैंक का रेट था 9% और कमर्शियल बैंक का रेट था 13%। तो सेंट्रल बैंक ने लोन का रेट घटा के वापस से कर दिया 6%, घटा दिया, डिक्रीज कर दिया। तो कमर्शियल बैंक हमको भी अब सस्ते लोन पे देगा। हम लोन ज़्यादा लेंगे, जब हम लोन ज़्यादा लेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, खर्चे ज़्यादा करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी अपने आप चीज़ों की। इसी तरह से शॉर्ट टर्म लोन का भी रेट गिरा दिया जाएगा। जब लोन के रेट गिरेगा, लोन सस्ते होंगे, हम लोन ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा ही खर्चे करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। सिक्योरिटी सेल की जगह परचेज कर ली जाएंगी। मतलब सेंट्रल बैंक ने सिक्योरिटी इनको बेची थी, अब ये इनसे वापस परचेज कर लेगी। जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से वापस परचेज करेगा, कमर्शियल बैंक से वापस परचेज करेगा तो बदले में क्या देगा, बदले में पैसा देगा। भाई कोई चीज़ सेंट्रल बैंक खरीदेगा तो बदले में पैसा देगा, तो वो पैसा कहाँ जाएगा, मार्केट में आएगा। मार्केट में आएगा तो डिमांड बढ़ेगी लोगों के पास। अब है LRR को डिक्रीज कर दिया जाएगा, और मार्कर भी बिल्कुल बंद हो गए हैं सारे। LRR को डिक्रीज कर दिया जाएगा, मतलब ये वो रेट था जिस पे डिपॉजिट अगर 1000 रुपये का होता है तो 800 रुपये का लोन था, या 800 रुपये लोन में दिए जाते थे, और 200 रुपये LRR मतलब लिक्विडिटी लीगल रिजर्व रेशियो जो अपने पास बैंक रखता था, इसको कम कर दिया जाएगा। सेंट्रल बैंक बोलेगा भैया खाली 100 रुपये रखो, मतलब कि लोन कितने का दोगे, 900 रुपये का दोगे तो लोन ज़्यादा का दोगे, LRR गिरने से लोन ज़्यादा का दोगे, जिससे क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। इसके बाद आता है आपका क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट, उसमें इंक्रीज़ किया था, अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज़ करेगा। कैसे, क्या होगा इससे डिक्रीज़ करने से, 10 लाख की प्रॉपर्टी पे अगर आप 5 लाख का मार्जिन रख के सिर्फ 5 लाख का लोन दे रहे थे, अब मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज़ करना है। नहीं, 10 लाख की प्रॉपर्टी पे आप 3 लाख का मार्जिन रख के 7 लाख का लोन देते, मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज होगा, सिर्फ 1 लाख का मार्जिन रखोगे और लोन कितने का दोगे, 9 लाख का। तो जब लोन ज़्यादा का दोगे, ज़्यादा लोग खुश होकर लोन लेंगे, ज़्यादा लोग लोन लेंगे। सेल लग गई भैया, सेल लगी लोन की, लोन खरीद लो। जब लोन लेंगे तो पैसा जेब में आएगा, उस पैसे को क्या करोगे कि इन्वेस्टमेंट करोगे, गाड़ी लोगे, बंगला लोगे, स्कूल भी ले लो, हॉस्पिटल ले लो, तो डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में। लैंडिंग एडवाइस, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लैंडिंग एडवाइस इंकरेज करेगी, बोलेगी भैया लोन दो, खुल के लोन दो, खुले फ्री में लोन बांटो, लोन बांटो। जब लोन बांटे जाएंगे तो लोग लोन लेंगे, लोगों के पास पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाएगी। और साथ में क्रेडिट राशनिंग को इंट्रोड्यूस किया था, अब इसको विड्रॉ कर लेगी, वापस कर देगी। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बोलेगा क्रेडिट राशनिंग खत्म करो, बंद करो ये क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या था, सिर्फ कुछ बंदों को, 100 में से 10 बंदों को राशनिंग के बेस पे लोन देना। वापस ले लिया, भैया सबको लोन दो, जो मांग रहा है सबको लोन दो, विड्रॉ करो, राशनिंग का सिस्टम बंद करो ये अत्याचार, सबको लोन दो खुल के। और जब लोगों के पास, मतलब ये सारा काम लोन के ऊपर है। ये वो चीजें हैं जिससे लोन दिए जाएंगे, डेफिशिएंट डिमांड में लोन दिए जाएंगे, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, लोग डिमांड को बढ़ा के ठीक कर देंगे। एक्सेस डिमांड में लोन को डिस्करेज किया जाएगा, या तो रेट लोन महंगे कर देंगे, या राशनिंग कर देंगे, इसको मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर देंगे, कुछ ऐसी चीजें कर देंगे, लोग लोन लेना बंद कर दें। लोग लोन लेना बंद कर देंगे तो एक्सेस डिमांड वापस से ठीक नीचे पे आ जाएगी। तो ये थे आपके फीचर्स, और आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हमारा सिर्फ एक पॉइंट रह गया है 9.8, जिसको हम अगली क्लास में
डिस्कस करेंगे 9.8 और उसके बाद हॉट्स और 9.8 को डिस्कस करने के बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका फिनिश हो जाएगा, ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। तो इसको पढ़ लेना, फिर भी कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ मेरे को बताना। और जो लोग कह रहे हैं कि सर मार्क क्या करना है, मेरे को कॉल आया था मार्क आपने कराया नहीं और सेंड नहीं किया, तो बेटा ऑलमोस्ट एक एक लाइन के पॉइंट्स हैं, एक एक लाइन तो आप लर्न करोगे ही ना, और जो मैंने बताया है उसको हिंदी में लर्न करो और ताकि खुद अपनी लैंग्वेज में बढ़ा के लिख दो। तो सारा का सारा मार्क कर लो अभी तक जितना पढ़ाया है। 9.8 रह गया है बस, एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। वो पढ़ने के बाद हमारा मंडे को या ट्यूसडे को ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम ये पूरी बुक फिनिश हो जाएगी। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के 3 चैप्टर फटाफट से करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ऑफलाइन क्लासेस शुरू करेंगे जिसमें हम लोग आपस में मिल बैठ के बातचीत करेंगे और रिवीजन करेंगे।